गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बज चुके हैं सुबह के 8 और जैसा कि हमने आपसे वादा किया है कि हर रोज़ आपके लिए एक वीडियो हम लेकर के आएंगे। एक नहीं, दो आ रही है बल्कि एमबी की बुक से। तो एमबी की बुक का आज का ये पहला वीडियो है। सेट नंबर 17 सीजीएल का सेट नंबर 3 है। सीरीज में सेट नंबर 17 है 2017 के, जो हम लोग सेट करा रहे हैं उसका, उसी सीरीज का है ये सेट नंबर आज 17। डेली 2 वीडियो आ रही है, तो इसलिए आपकी बुक जल्दी निपटने की संभावना है। इस बीच में नई बुक भी मिल जाएगी 18 और 19 वाली भी, वो भी मैं सोल्व कराता रहूँगा। यानी कि ये सीरीज रुकने वाली नहीं है। कम से कम एमबी की बुक तो आती ही रहेगी कंटिन्यू। बाकी देखते हैं जैसा ईश्वर की इच्छा। यहाँ हम लोग आज कराएंगे आपको एसएससी सीजीएल प्री टेस्ट का सॉल्यूशन। यस, पिछली वीडियो की तरह उम्मीद करता हूँ कि आप इस वीडियो को भी खूब प्यार देंगे। आप जो भी अभी नए जुड़े हैं हमारे चैनल से, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप सच में चाह रहे हैं खूब अच्छी तैयारी करना, लाइक शेयर भी कर दीजिएगा हाथों हाथ ही, जिससे कि आपकी तैयारी में कोई रुकावट ना आए। यस, क्योंकि आपकी तैयारी ही हमारा लक्ष्य है। आपकी खूब अच्छी तैयारी हो, आप जल्दी से जल्दी सिलेक्शन लें। 2021 आपके लिए बहुत शानदार हो। अभी तो कोरोना ने लिपट रखा है सबको, घर पे ही रहे, अपने कहीं भी जाने की कोशिश ना करें। इसीलिए ये कदम उठाया गया है कि आप ही घर बैठे तैयारी करा सकें। पहला क्वेश्चन हम लोग शुरू कर रहे हैं। पहला है, चिलिका इज द लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लगून इन एशिया। ये चिलिका नहीं, मैंने गलत पढ़ लिया, चिल्का है बच्चों। चिल्का एक झील का नाम है जो खारे पानी की झील मानी जाती है, सबसे बड़ी पूरे एशिया में। एशिया में इससे बड़े खारे पानी की झील नहीं है। तो चिल्का इज द लार्जेस्ट। लार्जेस्ट एक सुपरलेटिव डिग्री है। सुपरलेटिव डिग्री एडजेक्टिव से पहले आप हमेशा दा का इस्तेमाल करते हैं, और सुपरलेटिव डिग्री का इस्तेमाल करते हैं हमेशा दो से ज़्यादा के लिए। दो से ज़्यादा के लिए। अब बात हो रही है पूरे एशिया की, तो एशिया में ऐसा तो नहीं कि दो ही झील होंगी। यस, जब तक क्लियर ना करे तब तक आप उसे दो से ज़्यादा ही मानेंगे, ये भी बात है। तो चिल्का इज द लार्जेस्ट ब्रैकिश, ब्रैकिश बोलते हैं खारे पानी को, वाटर लगून इन एशिया। तो ये सेंटेंस बिल्कुल ठीक है, सेंटेंस में कोई एरर नहीं है, सेंटेंस है आपका नो एरर, यानी कि इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका डी। नेक्स्ट सेंटेंस है सेकंड, कह रहा है कि द क्लाइंब अपसाइड द माउंटेन्स वॉज नॉट ईजी। कह रहा है कि द क्लाइंब अपसाइड, देखिए आपको जरा एक चीज़ गौर करनी होगी, वो ये है कि क्लाइंब का मतलब होता है चढ़ना, और अपसाइड का मतलब भी होता है एक तरह से चढ़ना, यानी कि ऊपर की तरफ को चढ़ना भी ऊपर की तरफ और अपसाइड भी ऊपर की तरफ। सेम दो वर्ड कभी भी इसमें नहीं किसी भी कैटेगरी में एक साथ नहीं आएंगे। यस, सेम कैटेगरी के दो वर्ड कभी एक साथ नहीं आ सकते। यहाँ पर क्लाइंब और अपसाइड दोनों एक साथ नहीं आएंगे, यानी कि मिस्टेक तो इसी पार्ट में ही है। अगर मैं खाली मिस्टेक निकालने भी सिखाऊँ आपको, तो ये आप अब तक सीख चुके होंगे। मैं आपको मिस्टेक निकालने से सिखा ही रहा हूँ, साथ ही साथ उसे ठीक करने भी सिखा रहा हूँ। हालांकि आपको एग्जाम में सिर्फ और सिर्फ मिस्टेक निकालनी है, बस एग्जाम क्लियर, बात खत्म। आपको कोई इंग्लिश गुरु नहीं बनना है। यस, लेकिन मैं आपको बता दूं, यहाँ पे द क्लाइंब अपसाइड की जगह यहाँ पर आएगा ऑन टू। क्या आएगा यहाँ पे? ऑन टू द माउंटेन्स वॉज नॉट इजी। ऑन टू मतलब होता है मूविंग करते हुए ऊपर चढ़ना, किसी के मूविंग करते हुए किसी चीज के ऊपर चढ़ना, तब आप इस्तेमाल करते हैं ऑन टू का। चलते हैं नेक्स्ट पे, आपका सेंटेंस है नेक्स्ट। कह रहे कि रिचुअल्स प्ले इनटू द डैश अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ सोसाइटी। अंडरस्टैंडिंग यानी कि एक नाउन है। अंडरस्टैंडिंग यानी कि नाउन। कैसे पता चला भाई? आप लोग ये भी तो कहेंगे सर हमें कैसे पता चलेगा। मैं आपको बता दूं, अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगी हो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में लगी हो आईएनजी, ध्यान दीजिएगा, बहुत ध्यान सुनिएगा। यदि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में लगी हो आईएनजी और उससे पहले कोई हेल्पिंग वर्ब ना हो, उससे पहले कोई हेल्पिंग वर्ब ना हो, तो वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी कहलाएगी आपकी जीरंड। क्या कहलाएगी? जीरंड। और जीरंड हमेशा कहलाती है नाउन। क्या कहलाती है जीरंड? हमेशा नाउन। यानी कि यही अंतर है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी में और जीरंड में, यही अंतर है। अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी बिना हेल्पिंग वर्ब के हो तो वो जीरंड बन जाएगी, और अगर हेल्पिंग वर्ब हो तो वो हाथ वर्ब बन जाएगी। बस ये माइनर अंतर आप याद रखें। ग्रामर आपके हाथ में होगी, कब्जे में होगी। यस, जैसे कि मैंने कहा वॉकिंग, वॉकिंग इज गुड फॉर हेल्थ, गुड फॉर हेल्थ, तो यहाँ पे वॉकिंग एक जीरंड है। यस, क्योंकि वॉकिंग से पहले कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है। स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, स्मोकिंग यहाँ पे जीरंड है क्योंकि स्मोकिंग से पहले कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है। आई स्टॉप्ड
शी स्टॉप्ड क्राइंग, स्टॉप के बाद यहाँ पर क्राइंग आया है, तो क्राइंग यहाँ पे जिरंड है, क्योंकि क्राइंग से पहले कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है। हेल्पिंग वर्ब से मतलब मेरी मुराद ये है कि हेल्पिंग वर्ब सिर्फ और सिर्फ होनी चाहिए आपकी कौन कौन सी, बी की फैमिली। किसकी फैमिली, बी की फैमिली। अब जरा एक बार मेरे साथ सब जने जयकारा लगा दो बी की फैमिली का, जो जो बैठे हुए हैं लाइव और जो बाद में देखेंगे उनको भी जयकारा लगा दीजिए। बी की फैमिली कौन कौन आते हैं, इज, एम, आर, वोज, वर, और आ जाओ फटाफट आ जाओ, बीन और बीइंग। वेरी गुड, यस, काफ़ी ज़्यादा याद हो चुके हैं आपको हद तक। तो बी, बीन, बीइंग, इज, एम, आर, वोज, वर, ये बी की फैमिली है। अगर इनके बाद आईएनजी फॉर्म है तो वो वर्ब है, अगर आईएनजी फॉर्म से पहले ये नहीं है तो वो पक्का 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 जिरंड है। और अगर ये जिरंड यानी कि नाउन है तो नाउन से पहले क्या आया करता है बच्चों, एडजेक्टिव। कहते हैं नाउन से पहले एडजेक्टिव। यहाँ आपको क्या ढूंढना है, एडजेक्टिव ढूंढना है। अब सबसे पहले एक बात और, टैक्टफुली और टैक्टली ये दोनों आपके एडवर्ब है। क्यों एडवर्ब है, क्योंकि आप टैक्टिल और टैक्टफुल पहले जानते हैं। टैक्टफुल पहले से एक वर्ड है, टैक्टफुल यानी कि एडजेक्टिव है। किसी भी एडजेक्टिव में जब आप एल वाई लगाते हैं तो बन जाता है एडवर्ब। क्या बन जाता है वो, एडवर्ब। तो यहाँ पे एल वाई लगाने के बाद में बना दिया एडवर्ब। क्या बना दिया, एडवर्ब। तो ये दो से बाहर हो गए, कम से कम आप 50-50 पा गए, अब 50-50% के केस पे आ गए हैं। बाकी दो वर्ड हैं आपके। पहला वर्ड है टेक इट। टेक इट का मतलब होता है मतलब कम बोलने वाला कह सकते हैं इस तरह से, यानी कि जो बिना बोले अपनी बात को व्यक्त करना चाहता हो इस तरह से। और टेक इट टर्न, टेक इट टर्न कौन होता है, कम बोलने वाला। यस, तो आप यहाँ लगा देंगे टेक इट, क्योंकि ये एक एडजेक्टिव है। यस, तो ज़्यादा बेस्ट होगा आपके लिए। नेक्स्ट है रिपीटिशन, ब्रेड अ सेंस ऑफ डैश विद द करेक्टर्स, विद द करेक्टर्स। यहाँ अगर आपको देख रहे हैं, मतलब ये सेंटेंस मैं मानता हूँ कि हाँ आपके लिए हार्ड है, लेकिन मुझे ये हार्ड क्यों नहीं लगते, क्योंकि नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, इनकी जहाँ आपने पहचान करनी सीखी, ग्रामर नहीं, मैं कह रहा हूँ कि पूरी सब चीज़ आपके हाथ में आ जाएगी बस ढंग से बिल्कुल। यस, यहाँ अगर गौर करें तो हमें ये पता चलता है कि प्रपोजिशन के बाद नाउन आएगा। क्या आएगा प्रपोजिशन के बाद में, प्रपोजिशन के बाद में या तो नाउन आया करता है या फिर प्रोनाउन। प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस आता है। कौन सा केस आता है, ऑब्जेक्टिव केस। यहाँ पे ये कंफर्म है कि यहाँ पर नाउन आएगा, बिकॉज प्रोनाउन तो यहाँ कहीं है ही नहीं। अगर मैं इनकी बात करूँ सबकी, तो पहले वाला जो केस है फेमिलियरिटी, ये एक नाउन है। फेमिलर ये आपका एक एडजेक्टिव है। फेमिलरली ये आपका एक एडवर्ब है। और फेमिलराइज ये आपकी एक खाली वर्ब है। क्या है ये, वर्ब है। कभी आपको आराम से समझाऊंगा कि वर्ब से एडवर्ब कैसे बनाएं और एडजेक्टिव कैसे बनाएं, एडजेक्टिव से नाउन कैसे बनाओ, नाउन से एडजेक्टिव कैसे बनाएं। ये सब चीज़ है, इसका भी फंक्शन है पूरा, चिंता ना करें आप, खूब अच्छे फंक्शन है। एम ए इंग्लिश से जिन्होंने की है सेकेंड ईयर में यही पढ़ा होगा, हमने तो ये पढ़ा है, बाकी तो पता नहीं मुझे अब कोर्स क्या हो चुका है। इसी तरह से ये बेसिक, मतलब ये बेसिक इस तरह से हाथ में आते हैं भैया। 3-3 महीने की कोचिंग से, ग्रामर की कोचिंग से, वो भी उन टीचर से जो सिर्फ पहले कहीं और कोचिंग लेकर आए हैं और फिर आपको कोचिंग करा रहे हैं, यानी कि उन्होंने जितना पढ़ा वो आपको उतना ही पढ़ाएंगे। यहाँ बेसिक्स लेके पढ़ा रहे हैं आपको खूब अच्छे से, जिससे कि आप बहुत अच्छे से अच्छा बेसिक ले सके। सिलेक्शन ऐसे ही होगा भाई, ए इसका आंसर हो जाएगा। अभी अगला वर्ड है आपका सिनोनिम्स। आपको बताना है सिनोनिम्स। पहला वर्ड है इंसेंस। इंसेंस का मतलब होता है नाराज हो जाना। क्या हो जाना, नाराज। यस, इंसेंस्ड। तो पहला ऑप्शन है इसका एक्सटेटिक। एक्सटेटिक मतलब पर्सन, खुश। एक्स एस्पिरेटेड का मतलब होता है नाराज हो जाना। इलेटेड प्रसन्न होना। ब्लिद का मतलब भी खुश होना, प्रसन्न होना। तो इसका आंसर हो जाएगा एक्स एप्रेटेड, यानी कि एस्पिरेटेड, यानी कि बी इसका ऑप्शन हो जाएगा। अगला है ट्रांसेंड। ट्रांसेंड का मतलब होता है किसी से बेहतर होना, ज़्यादा अच्छा होना किसी से। इक्लिप्स लगता है ग्रहण के लिए या कमजोर पड़ जाना। कभी आपने देखो ना सोलर इक्लिप्स हो गया, लूनर इक्लिप्स, चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण, इस तरह से। फिजल मतलब कमजोर पड़ना। एबोर्ड किसी प्रयास को त्याग देना, कोई कोशिश आप कर रहे थे, आपने उसको छोड़ दिया है, त्याग दिया है। ब्लंडर मतलब होता है बहुत बड़ी मिस्टेक, कोई आपसे बहुत बड़ी मिस्टेक हो जाए उसके लिए आप लगाते हैं ब्लंडर। तो यहाँ इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका ए, बेहतरीन। यस, ज़्यादा अच्छा यही रहेगा। नेक्स्ट है आपके एंटोनियम्स। 7 और 8 हैं आपके एंटोनियम्स, इनको भी देख लीजिए, हाथ तो आती है, अपोजिट बताने हैं। इन कैपेसिटेट, यानी कि इनकैपेसिटेट का मतलब होता है किसी चीज़ को, यानी कि कैपेसिटी का मतलब होता है क्षमता, और इन मतलब लगाते हैं नेगेटिव वर्ड के लिए, यानी किसी की क्षमता कम कर देना, किसी को बेकार कर देना,
अपंग या प्रभावहीन कर देना, अपंग या प्रभावहीन कर देना। पहला वर्ड है क्रिपल, क्रिपल का मतलब होता है रेंगना यानी कि अपंग। उससे अगला वर्ड है आपका फैसिलिटेट, यानी कि इसका मतलब होता है आपका सुविधाजनक, किसी को फैसिलिटी से बनाया वर्ड आपका फैसिलिटी यानी कि सुविधा देना किसी को, मैम मतलब अपंग बना देना। इमोबिलाइज, इमोबिलाइज का मतलब भी होता है किसी चीज़ का प्रभाव कम कर देना, तो इसका आंसर हो जाएगा फैसिलिटेट यानी कि बी। अगला है सेंटियंस, सेंटियंस मतलब किसी बात के प्रति अपनी समझदारी दिखाना, सचेतता दिखाना। डिसरिगार्ड किसी चीज़ के प्रति अनदेखापन। एप्रिसिएशन प्रशंसा करना। कॉन्शियसनेस यानी कि वही जो इसका मतलब है। और प्रिसेप्शन, प्रिसेप्शन का मतलब होता है धारणा या कोई विचार आपके। एट्थ का हो जाएगा आपका ए करेक्ट आंसर, डिसरिगार्ड। अब चलते हैं आपके यहाँ पे दो ईडियम्स पे, किस पे, दो ईडियम्स हैं उनको भी चेक कर लेते हैं क्या उनके मीनिंग है, और फिर चलते हैं फटाफट से 11-12 सेंटेंस पे जो कॉमन पे डिपेंड है। रेट रेस, रेट रेस का मतलब होता है एक ऐसी प्रतियोगिता यानी कि जहाँ पर हर व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से बेहतर होने की कोशिश कर रहा हो, यानी कि गला काट प्रतियोगिता। कैसी प्रतियोगिता, गला काट प्रतियोगिता, बहुत ही हाई कॉम्पिटिटिव। मेक अदर फाइट फॉर escapes and get sadistic pleasure out of it. Be an oppressive boss and treat employees like animals. A way of life in which people are caught up in a fiercely competitive struggle for wealth or power. G. C इसका आंसर होगा। यस, सी इसका करेक्ट आंसर होगा। स्पिन वंस व्हील्स, यानी कि स्पिन वंस व्हील का मतलब होता है अपने प्रभाव को बढ़ाना, छोटे और बड़े हर फायदे के लिए। यस, सो कीप बार्गेनिंग, ब्रैगिंग अबाउट वन सेल्फ, ट्राइंग योर लक, एक्सपेंड मच एफर्ट फॉर लिटिल और नो गेन। जी इसका भी आंसर हो जाना चाहिए सी ही, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अब चलते हैं 11th और 12th सेंटेंस पे जो कि हैं आपके सेंटेंस इंप्रूवमेंट। सेंटेंस नंबर 11 है आपका आपका सेंटेंस इंप्रूवमेंट। कह रहे कि अ स्मॉल मेकशिफ्ट स्टेज वॉज कंस्ट्रक्ट विद अ रेड कर्टेन फॉर अ बैकड्रॉप। यहाँ एक सबसे बड़ी मुसीबत ये है कि आ गया वॉज कंस्ट्रक्ट, मुसीबत कह लीजिए आपके लिए, सहूलियत कह लीजिए। क्यों 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 क्योंकि भैया मैंने आपको बता दिया है कई बार ये लिखी हुई है पर बी की फैमिली, ये पूरी बी की फैमिली यहाँ पहले से लिखी हुई है। अभी थोड़ी बार बताते हैं कि बी की फैमिली के बाद या तो आती है हमेशा आईएनजी फॉर्म एक्टिव में, या हमेशा आती है वर्ब की थर्ड फॉर्म पैसिव में, या तो आईएनजी फॉर्म या थर्ड फॉर्म, दोनों में से कोई एक आएगा। और अगर हम इस सेंटेंस पर गौर करें तो ये ना तो आईएनजी फॉर्म है ना थर्ड फॉर्म है, इसका मतलब ये गलत तो है, गलत है तो नो इंप्रूवमेंट की गुंजाइश खत्म हो चुकी है। आर नहीं लगा सकते क्योंकि सेंटेंस प्रेजेंट में चला जाएगा। वर्ड नहीं लगा सकते बिकॉज सिंगुलर है। अब आपके पास क्या ऑप्शन बचता है, सिर्फ और सिर्फ वॉज। ऐसे रेस से बाहर निकालेंगे तो आप भी डेफिनेटली सफल होकर के घर आएंगे, जॉब आपकी मुट्ठी में होगी, आप निफराम होंगे। इस लॉकडाउन में आप देख रहे हैं कि सरकारी नौकरी कितनी वैल्यू है। यस, बहुत वैल्यू है भाई। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वॉज कंस्ट्रक्टेड। कोई एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना है, थोड़े थोड़े से रूल। अच्छा एक बात और ध्यान रखें आप, आज सुबह भी एक बच्चे का मेरे पास फोन आया, वो कह रहा था सर रूल्स कहाँ से लर्न करें, रूल्स लर्न नहीं हो रहे। मैं कह रहा हूँ कि देखिए आप भी गौर करोगे जो मेरी वीडियोस को लगातार देख रहे हैं, खासकर वो, और जो आज ही जुड़े हैं मैं उनसे कहूँगा कि पहले लगातार वीडियो देखिए। लगभग 60 के आसपास हम लोग वीडियो बना चुके हैं एमबी की। यस, तो ये 60 वीडियो होगी शायद आज एमबी की, आज शाम तक 61 हो जाएगी। तो आप सारे सेट देखिएगा, कम से कम 10 सेट तो देखिएगा, और 10 सेट देखने के बाद आप ये डिसाइड करेंगे कुछ ही रूल्स हैं गिने चुने जो रिपीट हो रहे हैं। मैं खुद देख रहा हूँ इस बात को, काफ़ी समय से मैं प्रैक्टिस सोल्व करा रहा हूँ, तो देख रहा हूँ कि तो भैया कुछ गिने चुने रूल्स हैं, आप वीडियोस को देखें, आप पहले क्लियर हो जाएगा। मैं काफ़ी समय से सेट सोल्व करा रहा हूँ, और वैसे भी खाली सेट से ही नहीं, बैच में बच्चों से बोलता रहता हूँ कि रूल्स प्रैक्टिस सेट से ही लर्न होंगे। आप लाख कोचिंग कर लें, लाख कोशिश कर लें, आपको रूल्स क्रैम हो ही नहीं सकते। सबसे बेस्ट वे है रूल्स को लर्न करने का कि प्रैक्टिस सेट। और मैं ये तो नहीं कह रहा कि यूट्यूब पर हमसे बेहतर कोई नहीं पढ़ा रहा, बहुत सारे टीचर हैं जो हमसे बेहतर दे रहे हैं, लेकिन पूरे यूट्यूब पर एमबी की बुक का सोल्यूशन इस तरह से कोई नहीं दे रहा होगा, ये मेरा वादा है आपसे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस पर। सेंटेंस नंबर 12, टेक आउट योर बाइनोकुलर्स, बाइनोकुलर्स बोलते हैं दूरबीन को, एंड विल सी द एंड्रोमेडा गैलेक्सी। यस, कह रहा है कि अपना बाइनोकुलर निकालो और देखो जो भी मतलब कहा हमने।
अब जरा एक बात का ध्यान रखेंगे हम लोग, सेंटेंस जुड़ा है एंड से। एंड से पहले है टेक, सिर्फ एंड से पहले है सिर्फ टेक, और एंड के बाद है विल सी। तो यहाँ गौर करें, सेंटेंस जैसा फॉर्मेशन में जो होगा उसी फॉर्मेशन में यहाँ पे ये भी होना चाहिए। जैसे कि कहते हैं ना, कई बार बोल देते हैं कि टेक एंड सी, लो और देखो, यहाँ पे विल नहीं आएगा, ओनली सी से कम चल जाएगा, नहीं तो फिर यहाँ पे विल लगाएं। ऐसा आप कर नहीं सकते, बिकॉज आपको सिर्फ ब्रैकेट पार्ट सोल्व करना है, तो आपको सिर्फ सी लगाना होगा, सेंटेंस सी हो जाएगा। ये कोई ग्रामर की मिस्टेक नहीं थी, ये एक नॉर्मल मिस्टेक थी। सेंटेंस नंबर 30, ये आपके वन वर्ड है। कह रहे कि टेक अवे और अल्टर द नेचुरल क्वालिटीज ऑफ। टेक अवे यानी कि दूर रखना, अल्टर द नेचुरल क्वालिटीज ऑफ, जो नेचुरल क्वालिटी में जो है, यानी किसी चीज़ में, प्रकृति की चीज़ में साथ में छेड़खानी करना, खिलवाड़ करना। टेक अवे और अल्टर द नेचुरल क्वालिटीज ऑफ, कोई जिसमें प्राकृतिक चीज़ में आप अल्टर यानी कि कोई मिलावट करें, तो डी नेचर यही होगा इसका आंसर। क्योंकि जब भी मैंने आपको बताया किसी वर्ड के साथ आ जाएगा डी ई, समझो उसका कोई ना कोई नेगेटिव वर्ड होगा। नेचर मतलब प्रकृति, डी मतलब प्रकृति की नेचर को चेंज कर देना। अनएडल्ट्रेटेड यानी कि मिलावट रहित, यानी कि शुद्ध। ऑथेंटिक प्रमाणिक। लिम्पिड सुस्पष्ट, तो इसका आंसर हो जाएगा डी नेचर। डिके ऑफ ऑर्गेनिक मैटर प्रोड्यूसिंग अ फेटिड स्मेल, एक ऐसी चीज़ ऑर्गेनिक मैटर जो बहुत ही बदबूदार बदबू प्रोड्यूस कर रहा हो, तो प्यूट्रीफाई सड़ना या गलना। क्रिस्पी कुरकुरा। न्यूट्रिक नवीन, और वर्जिन मतलब कोई कुंवारी लड़की, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका प्यूट्रीफाई। नेक्स्ट फिर आपके हैं कि इनमें से कौन सी स्पेलिंग करेक्ट है। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन 4 वर्ड्स आर गिवन आउट ऑफ विच 1 वर्ड इज करेक्ट स्पेल्ड। इनमें से एक ही सही लिखा हुआ है, सेलेक्ट द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड, उसको आपको ढूंढना है। यहाँ खास बात यह है कि सारे वर्ड सेम ही हैं, बस आपको सही वाला ढूंढना, सबसे सही कौन सा होगा। तो इसके लिए सबसे अच्छा होगा कि आप लिख के देख ले वर्ड को। स्पेलिंग है BEREA, 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 यानी कि बी इसका आंसर हो जाएगा। BEREA BING, बिरेविंग यानी कि शोक से भरा हुआ, दुख से भरा हुआ, बिरेविंग यानी कि बी। अगला है प्रोथिस्ट, तो सारे वर्ड सेम ही हैं। यहाँ भी मैं कहूँगा लिख के देखें। प्रोथिस्ट का मतलब पहले आप लिखें PFROTH, फ्रोथ, फ्रोथ यानी कि FROTH सब में ही है। उसके बाद में ईस्ट, IEST, तो ये आपका हो जाएगा 20 का आंसर बी। दोनों के आंसर बी हैं, 15 का भी और 16 का भी। प्रोथिस्ट मैंने गलती देख ली, अब ई आई है आपके, हमें ढूंढना था IE, तो डी इसका आंसर हो जाएगा। प्रोथिस्ट मतलब झागदार, फ्रोथ बोलते हैं झाग को, कोको कोला वगैरह के जो झाग होते हैं उसको बोलते हैं फ्रोथ। यस, चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस पर। ये आपके PQRS, ये बहुत अच्छे और बहुत शानदार सेंटेंस है, ध्यान से देखिएगा, आपको PQRS करने की एक ट्रिक आज यहाँ पर मिल जाएगी। कह रहा है कि वी हैव सीन दैट व्हेन, सेंटेंस में आ चुका है व्हेन। व्हेन यानी कि कंजक्शन, कंजक्शन के तुरंत बाद आपको चाहिए सब्जेक्ट। थिंक एक वर्ब है, ऑक्यूपाई एक वर्ब है, वी प्लस वर्ब यानी कि जेड से शुरुआत होगी, यानी कि आपका सी और बी रेस से बाहर हो गए, ये तो कन्फर्म है। अब या तो इसका आंसर है ए या फिर इसका आंसर है डी। अब हम चलते सिर्फ ए और डी पर, जेड तो आ गया। अब मैं लास्ट वाला सेंटेंस पहले ऑप्शन में देख लूँ, वो है लास्ट वाला ऑप्शन वाई और एक्स। अगर मैं वाई को लास्ट में रखता हूँ तो वह है वी नीड नोट। क्या है? वी नीड नोट। नीड है एक सेमी मॉडल वर्ब, क्या है आपकी सेमी मॉडल वर्ब, वो भी नोट के साथ में आया है तो सेमी मॉडल वर्ब है। मॉडल वर्ब कभी भी बिना मेन वर्ब के नहीं आ सकती। अगर मॉडल वर्ब आई है तो मेन वर्ब का आना कंपलसरी है, यानी कि ये बात मेरी समझ में घुस चुकी है कि वी नीड नोट पर सेंटेंस खत्म नहीं हो सकता, इसके बाद कोई ना कोई वर्ब चाहिए, और वो वर्ब है आपकी थिंक, यानी कि ये रहेगा बाद में पहले और ये आएगा लास्ट में। जैसे कि सेंटेंस होगा वी डिनाई दैट अ मेंटल इमेज कैन, कैन एक मॉडल वर्ब है, इसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑक्यूपाई, ये भी फर्स्ट फॉर्म है, दोनों ही आ सकती थी, लेकिन लास्ट के हिसाब से पहले ये लगाऊंगा फिर ये लगाऊंगा। अगला है, कह रहा है कि अनदर मेजर डिफरेंस, अनदर मेजर डिफरेंस। अब ऑप्शंस को देख ले पहले हम, जेड जेड वाई वाई, यानी कि तो वाई आएगा या जेड आएगा, दोनों में से कोई एक आएगा, ये तो कन्फर्म है। यस, या तो जेड या फिर वाई। अब अनदर मेजर डिफरेंस इन कंपेरिजन विद द सोलर, सोलर के बाद सिस्टम, ये कन्फर्म है कि जेड के बाद वाई तुरंत आएगा। जेड के बाद वाई कितनों में है? इसमें है,
इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, बस बात खत्म। तो जेड के बाद वाई जब है ही एक में तो इसका आंसर हो जाएगा पहला, यानी कि ए इसका आंसर हो जाएगा। बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन के साथ आगे बढ़िए मेरे साथ सेंटेंस नंबर नेक्स्ट पर, जो कि है आपका एक्टिव पैसिव। द होम ओनर्स रिमॉडल्ड द हाउस टू हेल्प इटसेल्फ, यानी कि सेंटेंस का बनाना है आपको पैसिव। पैसिव बनाने के लिए सेकंड फॉर्म में आपको ढूंढना है वॉज वर्ब। वॉज वर्ब कितनों में है? पहले में है, दूसरे में नहीं है, तीसरे में नहीं है, चौथे में नहीं है, बस बात खत्म। एक्टिव में अगर सेकंड फॉर्म हो, एक्टिव में अगर सेकंड फॉर्म हो तो पैसिव बनाते वक्त उसमें वॉज वर्ब लगा देते हैं। एक्टिव पैसिव का हमने एक वीडियो डाला हुआ है, उसको मैं इसके आई बटन में भी और एंड स्क्रीन पे भी लगा दूंगा, पूरी प्लेलिस्ट है मैं लगा दूंगा, आप वहाँ से एक्टिव पैसिव का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें। और क्लियर कर लें, बहानेबाजी नहीं चलेगी। अगर आपको मेरी तरह चलना है, मेरे कहने पर चलना है, 85+ मार्क्स लाने हैं स्टेनोग्राफर वालों को, तो मेरी सुन भी लीजिए एक बार जरा। यस, आप मुझे अपना रियल टीचर समझे, यूट्यूब टीचर ना समझे। अब जब मैं आपके व्हाट्सअप जवाब दे सकता हूँ, मैं आपकी कॉल रिसीव कर सकता हूँ, मैं आपकी सारी समस्या ले सकता हूँ, तो क्यों ना आप मेरी भी तो सुने। आप एक्टिव पैसिव की वीडियो देखिए भैया, 3 वीडियो है, सिर्फ ज़्यादा नहीं है, 15-15 मिनट की वीडियो होंगी हफ्ते। आप देखिए, आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, तब आप इस पाइएगा। यस, चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस पे, वो है आपका नरेशन का। रवि, शी आस्क रवि व्हाट इज वरिंग यू। सेंटेंस है व्हाट से जुड़ा हुआ, यानी कि डब्ल्यू फैमिली से जुड़ा हुआ, सेंटेंस डब्ल्यू फैमिली से ही कनेक्ट होगा। दूसरी बात, आस्क आएगा तो यहाँ से 2 सेंटेंस इससे बाहर हो गए, सी, बी और सी। आस्क नहीं आ सकता, डायरेक्ट सेंटेंस बनाते वक्त आस्क नहीं हो सकता आस्क का, तो बी और सी रेस से बाहर हुए, ए और डी रेस में शामिल। इन दोनों में वट डब्ल्यू फैमिली के तुरंत बाद, नरेशन मारते वक्त डब्ल्यू फैमिली के तुरंत बाद आप लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब, सॉरी सब्जेक्ट, लेकिन दोनों में नहीं है तो मजबूरी है, मुझे खेलना होगा इनके साथ में। लेकिन दुख की बात यह है कि यहाँ ये सेंटेंस प्रेजेंट में रह गया। यस, इज ही लगाया, इसका इज नहीं, इसका वोज हो जाएगा, इसका वोज हो जाएगा, तो सिर्फ इसका आंसर हो जाएगा डी। रेस से बाहर निकाल करके ही आपको एक्टिव पैसिव डायरेक्ट इंडायरेक्ट करने हैं। स्टेनोग्राफर में भैया ये 10-10 आएंगे, इसलिए मैं जोर डाल रहा हूँ इस बात पर आपको। अगर आप सोच रहे हैं कि मैं बना दूंगा, आप गलत सोच रहे हैं। सिंपल, आप नहीं बना सकते सेंटेंस भैया, आपको रेस से बाहर ही निकालने होंगे। चलते हैं नेक्स्ट चीज पे, जो कि है पैराग्राफ। पैराग्राफ देखिए, आप भी देख रहे होंगे सिलेबस चेंज, पैटर्न चेंज थोड़ा सा सीजीएल का। अभी तक हमने जो 2 सेट करे, उन सेट में आया था क्लोज टेस्ट, इन सेट में आ चुका है पैराग्राफ। तो आप देख रहे हैं ना, चुटकी में सिलेबस चेंज हो गया। आप जो कंफर्मेशन था, ऐसा कई बार होता है, जैसे मान लीजिए कोई बच्चे पेपर देकर के आए होंगे 16, 15 और 16 जिन्होंने दिया होगा, उन्होंने बताया होगा अपने फ्रेंड्स को कि भाई क्लोज टेस्ट आ रहे हैं 5 मार्क्स का, उन्होंने क्लोज टेस्ट की तैयारी कर ली होगी, वो देखा होगा जाकर उन्होंने कि भाई हाँ तो पैराग्राफ आ गया है। तो ऐसे सारी प्लानिंग खराब हो जाती है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप 100% तैयार होकर जाएँ, 100%। आप जरा भी ये ना होते कि नहीं यही आएगा और ये नहीं आएगा, ऐसी तैयारी आपको लेकर डूब सकती है। 100% प्रिपरेशन और डेफिनेटली आप नंबर लेंगे। बिल्कुल शेयर होकर जाएँ वहाँ पे आप। सारी दुनिया कहे कि मुझे इंग्लिश में प्रॉब्लम है, लेकिन आपके इंग्लिश में ही प्रॉब्लम नहीं है, बस बिल्कुल बेफिक्र। पर अगर आपको फटाफट सिर्फ पढ़ना है, मीनिंग निकालने की आवश्यकता नहीं है। आई हैड सीन दिस रोड मैनी ईयर्स अगो व्हेन माय पेरेंट्स मूव टू मुंडकोतुकुरुसी, कोई जगह का नाम है, ओवर एंसेस्ट्रल विलेज। हाउएवर इन दोज अर्ली ईयर्स आई हैडंट बिगन एक्सप्लोरिंग द कंट्री साइड। आई स्टोर्ड द अननोन रोड इन माई हेड अंडर वन डे आई विल 10 ईयर्स अगो। ये रोड के लिए लाइन, ऐसी इन्वर्टेड लाइन को आप डेफिनेटली याद रखा करें किसी भी पैराग्राफ को पढ़ते वक्त। व्हेन आई रिकवर्ड फ्रॉम अ herniated disc, it was to discover that I had a useless left leg. Though I managed to lose the limb, I hated not being able to stride around as I used to. I needed a challenge to tell myself that I wasn't going to buckle to a creature called sciatica. Thus, the one day I will arrived. फिर आगे लाइन ये, where does the road by the medical shop lead to? I asked my parents while visiting them next. Shalevera, they said, it is not an easy road to walk on. My father added, there are too many ups and downs. Shalevera was a superior grade of a village as compared to Mundukotukusi. सही मेरे पे नहीं बोला जा रहा, आपको बोला जाए तो आप बोल लेना भैया, बहुत लंबा वर्ड है। ऐसी नाम होते हैं साउथ के, बच्चों के नाम भी वहाँ ऐसे होते हैं।
with a high school, a fine library, ATMs and several shops, but it also had two approach roads. The one I had chosen for a narrow back road used by the local and that settled in for me. I needed to know for myself I could walk a road that wasn't going to be easy, and the next day I would get up and walk the road again. फटाफट फटाफट पैराग्राफ पढ़ा। अब क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज साइटिका? ऑप्शन है, कह रहा है कि अ टाइप ऑफ एनिमल। एक मिनट, चलते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन था व्हाट इज साइटिका? टाइप ऑफ एनिमल, नेम ऑफ रियल प्लेस, नेम ऑफ एन इमेजिनरी प्लेस और हार्नेस्ड डिस्क। अगर आप गौर करें तो इन सब का जिक्र पैराग्राफ में हुआ ही नहीं है, तो आंसर ही क्यों होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है, वेयर डिड द फोर फादर्स ऑफ द राइटर लीव? कहाँ रहते थे उसके फोर फादर्स? खुद ही कहा उसने पैराग्राफ में, कह रहा है कि कहाँ, यहाँ जा रहा है जो इसका ओवर एंसेस्ट्रल विलेज, एंसेस्ट्रल बोलते हैं पूर्वजों का गांव। तो कहाँ रहते उसके पेरेंट्स? मुंडको टू कुरुसी, मुंडको टू कुरुसी, पता नहीं क्या यार, फिर नहीं बोला जा रहा। तो यहाँ रहते थे, यानी कि इसका पूर्वजों का विलेज है। वट डिसेबिलिटी डिड द राइटर सफर ड्यू टू द हार्नेस्ड डिस्क? अब यहाँ बात हो रही है किस बीमारी से ग्रसित था वो, तो इसका भी जिक्र यहाँ पर आ रहा है, यूजलेस लेफ्ट लेग, यूजलेस लेफ्ट लेग, डिप्रेशन, लॉस ऑफ मेमोरी, पुअर विजिबिलिटी। तो ए, वन डे आई विल इज द टाइटल ऑफ, किसके लिए था टाइटल ये? रोड के लिए। किसके लिए था? रोड के लिए। वट मेक द शेवलेरा बेटर देन, इससे क्यों है बेटर? क्योंकि इसका जिक्र हुआ है यहाँ पे भैया। क्यों बेटर है? क्योंकि वहाँ पर है आपके एक हाई स्कूल भी है, फाइन लाइब्रेरी है, एटीएम्स हैं, सेवरल शॉप्स है, इस तरह से बेटर है। पढ़ेंगे अगर हम तो यहाँ पे भी हो पाएंगे कि इट हैज़ अ हाई स्कूल, फाइन लाइब्रेरी, एटीएम, सेवरल शॉप्स, ईटीसी। तो इसका ए आंसर हो जाएगा। अब एक छोटी सी बात, अगर एग्जाम में आ जाए क्लोटेस भी और पैराग्राफ भी तो आपको क्या इजी लगेगा और क्या इजी लगता है? मेरी राय में तो पैराग्राफ ज़्यादा इजी है क्लोटेस से, क्योंकि क्लोटेस अगर ग्रामेटिकली बेस्ड नहीं आता है तो ये थोड़ा टफ पड़ सकता है आपको। लेकिन आप पैराग्राफ कभी ना छोड़ें, पैराग्राफ बड़ा हो छोटा रिस्क लीजिए। बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर टाइम ही नहीं मिलता, समय ही नहीं बचता, समय निकल जाता है। देखिए टाइम मैनेजमेंट आपको बनाना है, यस, ये आपका काम है। वो भी तो बच्चे करके आ रहे हैं ना। आप ऐसा टाइम मैनेजमेंट बनाइए कि लास्ट में आपके पास पैराग्राफ पढ़ने के लिए कम से कम 20 से 25 मिनट बच जाए। खूब तसल्ली से पैराग्राफ पढ़िए, क्योंकि पैराग्राफ पढ़ने का सबसे बड़ा फायदा तो ये है कि अगर आपने एक बार ढंग से पैराग्राफ पढ़ लिया तो मैं बता रहा हूँ कि 5 में से 4 या 3 मार्क्स तो डेफिनेटली श्योर हैं। कुछ करना ही नहीं होता है पैराग्राफ में, और 5 में से 5 भी आ सकते हैं पूरे। तो अगर 15 मार्क्स से पैराग्राफ आ रहे हैं और 15 मार्क्स आप पूरे ले आए या 12 तक भी ले आए तो बहुत बड़ा रोल प्ले हो जाएगा आपके लिए इस क्षेत्र में। यस, क्योंकि 20 मार्क्स एक्टिव पैसिव के श्योर है स्टेनोग्राफर में, 12 मार्क्स यहाँ से ले आए, 32 मार्क्स आपके क्लियर हैं। आपको सिर्फ थोड़ी सी ही मेहनत करनी है इस क्षेत्र में और एग्ज़ाम आपका क्लियर है। तो इसलिए आप ये भी चीज़ देख रहे होंगे कि एसएससी भी अपना पैटर्न चेंज कर रहा है, कभी कुछ। तो ये भी क्लियर नहीं है कि वहाँ पे स्टेनो में कि पैराग्राफ या क्लोटेस ज़्यादा आएंगे, क्लोटेस कम आएंगे, पैराग्राफ ज़्यादा आएंगे, कुछ भी क्लियर नहीं है, कुछ भी हो सकता है। आप 100% प्रिपेयर है हर चीज़ के लिए। तो फिलहाल विदा लेता हूँ आपसे। हैव अ नाइस डे, सी टुमारो, शब बखैर, गुड नाइट।